नमस्कार साथियों, कैसे हो भाई सारे। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो आपसे बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और आज का अपना फिजिक्स का एक टॉपिक है बल, जिसको लेकर के अपन प्रीवियस के सवाल करेंगे आप। और जो प्रीवियस के सवाल ही वो करेंगे जो रिसेंटली अपने 22-23 में आ रखे हैं। तो आज अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो और अपनी सीरीज़ का पहला सवाल है फोर्थ से कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथ ए और रीजन आर दोनों के संबंध में सत्य है। तो पहला इसका स्टेटमेंट है कि चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है। और दूसरा इसका रीजन बता रखा है कि जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बढ़ता है। तो पहला कह रहा है कि चिकनी सतह की तुलना में खुरदरी सतह पर वस्तुएं जो कम फिसलती है। आपको भी पता है कि एक तो जो अपने सतह होती है वो तो एक तो चिकनी होती है, एक खुरदरी होती है। तो प्लेन वाली पे जो चिकनी होती है उस पर इंसान कम फिसलता है, तो इसका मतलब उस पर घर्षण थोड़ा कम लगता है। दूसरी बात, और ये उसका रीजन भी ये बता रहा है कि जिस पे ज़्यादा इंसान फिसलता है तो उसका घर्षण बल भाई बढ़ता है या कम होता है। तो जो खुरदरी होगी उस पर घर्षण ज़्यादा है, और इसका रीजन भी यही दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है और इसका रीजन भी ठीक है। तो इसका अपना आंसर कौन सा हो जाएगा कि अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य हैं। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या है। तो अपने जो सर्कल होता है उसके अंतर्गत दो फोर्स काम करते हैं। एक तो जैसे ये हो गया सेंटर है, तो एक तो सेंटर की ओर होता है और एक दूसरा फोर्स काम करता है सेंटर के अपोजिट। तो इन दोनों में से अपने केंद्र की ओर की बात कर रहा है। जो सेंटर की ओर काम करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। जो सेंटर की ओर काम करता है उसको अभिकेंद्रीय बल। इसके अनुसार अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जो सेंटर से दूर लगता है, सेंटर की ओर बाहर की साइड लगता है, उसको बोला जाता है अपकेंद्रीय। ठीक है दोस्तों, ये वैसा ही है जैसे अपना प्रकाश के अंतर्गत, जैसे प्रकाश की किरणों को जो एकत्रित करता है अंदर की ओर लाता है उसे अभी बोलते हैं। तो अभिसारी और ये अभिकेंद्री और ये अपसारी वाला जो वो वाला सिस्टम है ना, ऐसा कैसा ही इसमें है। ठीक है दोस्तों, अगर आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को कहते हैं। तो ये गति के अपने जो 3 नियम है उनमें से पहले नियम के बारे में बात कर रहा है, तो उसका अब दूसरा नाम पूछ रहा है। तो पहले नियम में अपन क्या करते हैं, गति के नियम ही दिया था, उसमें बोला गया था कि पहला नियम बताता है जो भी गति का परिवर्तन का जो विरोध करता है ना, उसी को ही जड़त्व बोला जाता है। और इसी के नाम पे ही उसको क्या बोला जाता है, जड़ता का नियम। और इसका ये भी ध्यान रखना, इसको सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था, तो इस नियम को गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, ये दो तो कितने नाम हो गए, 3 नाम हो गए। गति का पहला नियम, जड़ता का नियम और गैलीलियो का नियम बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है, तीसरा नंबर है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, पहले नियम में बल की परिभाषा दी जाती है। गति की जो नियम है ना, बल के नियंत्रण में ही दिए जाते हैं। तो इसके अनुसार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जैसे पहले वाले में उसकी परिभाषा दी जाती है, सेकंड वाले उसका परिणाम मात्रा की बात की जाती है, डेफिनेशन की बात की जाती है, और थर्ड वाला होता है उसके नेचर के बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और उसके बारे में थोड़ी सी आगे चर्चा और करेंगे। अपना क्वेश्चन आता है 4, किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स माना जाता है। तो ये घर्षण बल के बारे में बात कर रहे हैं। तो गतिज घर्षण, अभिकेंद्रीय घर्षण, घूर्णन घर्षण और स्थैतिक घर्षण। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि घर्षण 2 प्रकार का होता है। एक तो मोशन के बारे में बताता है, एक रेस्ट के बारे में बताता है। जो रेस्ट वाला होता है ना, उसी को ही स्वयं समायोजन बोला जाता है, और स्वयं समायोजन को ही स्थैतिक घर्षण बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे अपने एक टेबल मानते हैं, टेबल पे एक वस्तु रखी हुई होती है, ये दोनों रेस्ट में, दोनों ही विराम अवस्था में होते हैं। जो किसी भी वस्तु अपन जो बुक रखी है ना, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं ना, जो इसी गति का विरोध करता है ना, उसी को ही स्थैतिक घर्षण बल बोला जाता है। और दूसरी बात, जो गति मोशन वाला होता है ना, उसमें जो अपना प्लेन रहता है ना, उस पर वस्तु जो चलती रहती है ना, उस मोशन में रहती है। जैसे आपने ये थोड़ा सा इमेजिन करना, अपने सड़क पे है ना गाड़ियाँ भगती रहती हैं, ये गति के घर्षण की एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इस रेस्ट वाला है, इसी को बोला जाता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है।
अभी आपको मैंने बताया, थोड़ा सा ध्यान रखना कि बल होते हैं, एक दो टाइप के बल होते हैं। एक तो किसी वस्तु को डायरेक्ट फोर्स करते हैं, डायरेक्ट अध्यारोपित करते हैं। एक होता है जिन पे अध्यारोपित नहीं करते, मतलब डायरेक्ट फेस वैल्यू नहीं करते, उसके बाद भी फोर्स लगता है। जैसे आपने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इस पे अपन खुद बल लगा रहे हैं कि ये अपने को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, उसको बोला जाता है कि असंपर्क या गैर संपर्क वाला। एक होता है संपर्क, जैसे मान लो मैं किसी वस्तु के धक्का लगा रहा हूँ तो मैं खुद उसके संपर्क में आ रहा हूँ ना, वो वाला। तो दोनों टाइप के हो गए। वैसे ही इनमें से जो असंपर्क में होता है ना, ग्रेविटेशनल हुआ, आवेशित वाला विद्युत चुंबकीय हुआ, चुंबक का हुआ, या स्थिर वैद्युत हुआ, ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखना, और तीनों याद रखने के बाद चौथे में अपना खुद डिसाइड कर लोगे, ठीक है। वैसे ये क्या बोल रहा है कि आपको ये किसी आवेशित वस्तु के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब विद्युत की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इसका मतलब गैर संपर्क है। और गैर संपर्क को क्या बोला जाता है, जैसे पेशी होगा ये स्थिर में होता है ना, तो ये किस में आएगा, स्थिर वैद्युत बल के अंतर्गत। आप समझ आए आपको, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को कहते हैं, घर्षण बल होता है, गति का विरोध कर रहे हैं, मतलब विरोध ज्यादा ना हो, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्नेहक। और स्नेहक को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी याद रखना, लुब्रिकेंट बोलते हैं। लुब्रिकेंट को कई बार हिंदी में भी लुब्रिकेंट लिखा हुआ आता है। तो ये लुब्रिकेंट होता क्या है, जैसे भी कोई वस्तु का गति का विरोध करिए है ना, जैसे आपने ये सुना होगा ना, आपने जैसे अपनी मोटर चलती है तो चलते चलते वो ज़्यादा घर्षण बल के कारण गर्मा भी जाती है। किसके कारण गर्माती है, वो घर्षण बल के कारण। तो उसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, ग्रेस व्रेस लगाते हैं ना, वो एक टाइप का लुब्रिकेंट होता है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखना, घर्षण को कम करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको स्नेहक बोला जाता है, ये क्या बोला जाता है, लुब्रिकेंट बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि एक गेंद में 3000 इकाई संवेग है, यदि गेंद का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि संवेग क्या होता है। संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv। m क्या है, द्रव्यमान इनटू वेग। आप इतना ही ध्यान रखना, ये द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा, इसका मतलब अपना मास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और जहां पे कांस्टेंट वैल्यू होता है ना उसको हटा के प्रोपोर्शनल लगा देते हैं। अब इतना ध्यान रखना कि जितना संवेग होगा उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। तो अब इसमें अपने को क्या दे रखा है, 3000 तो अपने को ये दे रखा है संवेग, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि पहले वाला तो v है, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि वेग को दोगुना कर रहा है। वेग को दोगुना करूंगा संवेग भी दोगुना हो जाएगा, वेग को आधा करूंगा संवेग भी आधा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी 3000, अब वेलोसिटी सॉरी संवेग है तो वो 3000 है, और वो प्रोपोर्शनल किसके है, वेग के, सिंगल वेग के। अब जब मैं उसको डबल कर रहा हूँ तो अपन 3000 का भी डबल करेंगे ना। अब समझ आया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना। अब मैं v की वैल्यू 2v कर रहा हूँ, तो इसकी कितनी करूंगा, 6000, इसको भी 3 को भी तो डबल करूंगा ना भाई, 3000 गुणा 2, इसका मतलब कितना हुआ, 6000। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। कोई भी वस्तु किसी की प्रोपोर्शनल होती है ना, तो इतना सा ध्यान रखना कि वो उसको कम कर रहा है, उसको अपन भी कम कर देंगे, ज्यादा कर रहा है अपन भी ज्यादा कर देंगे। समझ आया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है, याद रखें नहीं है। तो गति का तीसरा नियम क्या बोलता है, गति का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अपन किसी वस्तु पे एक भी एक्शन कर रहे हैं, दूसरी से रिएक्शन आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो पहला बोलता है कि क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे करता है। ये क्या कर रहा है कि कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी है, कैच ले रहा है ना, उसको थोड़ा सा पीछे कर रहा है। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है। और वेलोसिटी किस में होती है, आप ये ध्यान रखना, गति का सेकंड नियम है F बराबर ma, और ma को क्या लिख देंगे m, और ये क्या होता है dv अपॉन dt। वेलोसिटी की बात किस में होती है, गति के सेकंड नियम में। और अपने को क्या पूछा है कि एप्लीकेशन ऑफ थर्ड नंबर, थर्ड का कौन सा अनुप्रयोग नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ही नहीं है, ये सेकंड का फॉलो करना, आंसर अपना यही है। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए राइट आंसर हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना, ये बाकी किसके एग्जांपल है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। ये देख रहे हैं नावी को कूदने की स्थिति वाला, आपको मैंने बोला था एक्शन रिएक्शन में है ना, अपन आगे कूद रहे हैं, रिएक्शन किस पे हो रहा है, नाव पे हो रहा है। नाव अपन तो आगे कूद रहे हैं और नाव पीछे जा रही है। आप समझ आया, ये हमेशा बल के
अपनी नेचर के बारे में बताता है। अभी मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट लॉ क्या बताता है, डेफिनेशन बताता है, सेकंड वाला क्या बताता है, उसको सूत्र के बारे में बताता है या उसके मात्रात्मक वैल्यू के बारे में जानकारी देता है, और थर्ड वाला क्या करता है, उसके नेचर के बारे में बताता है कि किस डायरेक्शन में जाएगा, कैसा क्या लग रहा है, एक्शन रिएक्शन। और ये भी ध्यान रखना, हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हमेशा दो वस्तुओं पे लगता है, और वैसे तो फोर्स ही दो पे लगता है। अब समझ आया आपको? ठीक है, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है? असंपर्क बल नहीं है। पहला गुरुत्वाकर्षण, ये है क्या, स्थिर वैद्युत, ये है क्या, घर्षण बल, चुंबकीय बल। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये तीन है ना, गुरुत्वाकर्षण, स्थिर वैद्युत और ये मैग्नेट वाले, ये तीनों असंपर्क बल है। लेकिन अपने से पूछा है असंपर्क बल नहीं है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। घर्षण बल हमेशा, आपको मैंने बोला था, दो वस्तुओं के बीच में लगता है, और ये घर्षण बल अपने को देख भी सकते हैं, तो इसका मतलब कि डायरेक्ट अध्यारोपित होते हैं वस्तु में, तो इनको कैसे बोलेंगे, संपर्कित बल हो जाएगा। असंपर्कित में होता है, वस्तु संपर्क में आती नहीं है फिर भी फील करता है, जैसे अपना गुरुत्वाकर्षण बल। वैसे ही अपने दो ही ध्यान रखना, मैग्नेट का और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल है, ये आप परफेक्ट ध्यान रखना, अपना काम हो जाएगा। और आपको ये पता है ना, जैसे भी अपने सारे सवाल है ना, ये प्री एसएससी का हुआ, कोई 23 में आया हुआ, कोई 24 में आया हुआ, कोई 22 में आया हुआ, रिसेंट के सारे क्वेश्चन है, कोई पुराना कोई क्वेश्चन नहीं है, 19-20 में आया। मुझे भी पता है टाइम के अकॉर्डिंग थोड़े से क्वेश्चन अपडेट हो रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको, आप थोड़ा सा पढ़ रहे हैं ना, उसका पता होना चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो इसलिए मैंने आपके पुराने क्वेश्चन लिए ही नहीं, मैंने आप सारे को नोटिस करना, कोई 23 में आया हो, कोई 24 में आया हो, कोई 22 में आया हुआ, और रिसेंट पे लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन सा घर्षण बल का सही क्रम है? अब सबसे ज्यादा, भाई साइन देख लेना, सबसे ज्यादा की वैल्यू बात कर रहा है, सबसे ज्यादा कौन से में लगता है, स्टैटिक, मतलब जो मोशन में नहीं होता ना, उस पर लगता है। तो स्टैटिक की बात करेगा, स्टैटिक कौन से में, पहले वाले में और इसमें, और बाकी ऑप्शन तो पहले से एलिमिनेट हो। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात करते हैं, मोशन वाले भी होते हैं ना, एक तो लुढ़कने वाला होता है, एक सर्पिलाकार होता है। सर्पिल में तो वस्तु क्या होता है कि वस्तु उसके सतह के साथ में टच होकर चलती है, उसका फेस है ना, सरफेस है ना, वो ज्यादा टच में होती है। और एक लुढ़कने वाली होती है ना, उसमें थोड़ा सा कम टच होती है। तो इसका मतलब जो लुढ़कने वाली होती है ना, उसमें घर्षण बल कम लगता है, और जो अपना सर्पी वाला होता है उसमें ज्यादा लगता है। तो अपना कौन सा हो गया, स्टैटिक, स्टैटिक हो गया, सर्पी हो गया, घूर्णन हो गया। घूर्णन कोई लुढ़कने वाला, घूर्णन का मतलब जैसे ऐसे ये लुढ़कते हैं ना, ऐसे, इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, जड़ता के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। जड़त्व के बारे में, किसके बारे में, गति का पहला नियम, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना होगा। बिल्कुल राइट बात है। मैंने आपको बोला था एक टेबल पे रखा हुआ है, एक बुक रखी हुई है, अगर बुक को हिलाने में कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब घर्षण बल थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन मैं इसी पे ही वस्तुओं को ज्यादा रख देता हूँ, वो सबको ज्यादा कवर करेगी। भाई वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, तो वो क्षेत्र उसको भी ज्यादा घेरेगी, तो उसका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। द्रव्यमान ज्यादा होगा तो क्या, जड़ता का नियम भी ज्यादा होगा। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। ठीक है दोस्तों, बाकी एलिमिनेट करने की जरूरत है। आगे चलते हैं। डैश पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। आप ध्यान रखना, एक तो त्वरित गति की बात कर रहा है और वो भी समान। अब त्वरण का मतलब क्या होता है, ए बराबर dv/dt। और त्वरण ये भी ध्यान रखना, एक हमेशा सदिश राशि है। और सदिश राशि का नाम क्यों लिया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप है ना हमेशा जैसे परिणाम की ओर ध्यान दे लेते हैं कि परिमाण से हमारा बिल्कुल सेम है, जैसे मान लो स्पीड देख लो आप, तो आपसे ये भी ध्यान रखना, एक तो विराम अवस्था में तो त्वरित हो ही नहीं सकती, वेलोसिटी कैसे होगी, भाई वेग में परिवर्तन भी तो होना चाहिए ना, तो ये तो वैसे एलिमिनेट होगा। मंदन की बात करा, मंद डाउन की बात करा, तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है तभी तो मंद होगा, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। एक परवलयिक है, इसमें से मान लो आपको वैसे कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन परवलयिक होता है ऐसे। इसमें एक बात बताओ, हर कंटिन्यू हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ इसका मतलब त्वरण भी चेंज हो रहा है, तो एक समान कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा डायरेक्शन जरूर ध्यान रखना। सदिश वैल्यू है ना, तो वेक्टर वाला है, उसका ध्यान जरूर रखना। अब ये गिर रहा है मुक्त गिरने वाली वस्तु, मुक्त ऊपर से वस्तु कोई गिर रही है, तो डायरेक्शन सेम होगी, इसका मतलब उसका त्वरण भी थोड़ा कांस्टेंट कर रखा है। नीचे से गिरेगी ना तो 19.8 वाले से रिड्यूस होता आ रहा है वैसे। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं।
ऐसे सवाल में दोस्तों हमेशा डायरेक्शन जरूर ध्यान रखना। वो तो आपको ये इसमें तो थोड़ा दे नहीं रखा, नहीं वैसे आप डायरेक्ट देखेंगे ना तो आपको क्लियर मेंशन किया होगा कि जैसे मान लो किसी की वेलोसिटी के बारे में दे दिया 20 किलोमीटर दे दिया, आपका ध्यान है ना 20 किलोमीटर भी नहीं होना चाहिए। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, वो कहीं सर्कल की तो बात नहीं कर रहा, परवेले की तो बात नहीं कर रहा, इसका ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी वहां पे फिर वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। किसी वस्तु की गति वेग स्थिर है यदि सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है। किसी वस्तु की गति, ये ध्यान रखना यहाँ पे ये थोड़ा डैश है, स्थिर गति डैश है यदि उसका वेग स्थिर है। अगर उसका वेग स्थिर है तो उसका मतलब ऑप्शन में देख के बताना पड़ेगा कि भाई कैसी गति है। ठीक है दोस्तों, बढ़ रही है, इसी स्थिर की बात कराए तो बढ़ भी नहीं सकती, घट भी नहीं सकती, और घट नहीं रही तो असमान तो हो ही नहीं सकती, तो कैसी होगी, एक समान। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है, पहले जैसे मैंने बताया वैसे ही वो ही लगेगा। समय और ग्राफ डैश समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। अब कौन सा ग्राफ होगा जो चाल को दर्शाएगा। अब आप ये देखेंगे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ऐसे आप ग्राफ का निर्माण करेंगे तो ऐसे देखेंगे, यहाँ पे दूरी हो जाएगी और ये समय हो जाएगा। ये किस में बात करेंगे तो अपन को ये दूरी चाहिए ना, ऑप्शन में कहा है दूरी, राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखने का तरीका है। आगे चलते हैं। स्थिति परिवर्तन है। अब समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको पहली बात तो बोलेंगे गति। अब आप देखेंगे कि वेग क्या होता है, वेग में विस्थापन में परिवर्तन की दर वेलोसिटी होती है। चाल क्या होती है, दूरी बटा समय होता है। और दूरी क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई मैक्सिमम लंबाई। आप समझ आए, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी ना, तब ऑटोमेटिक सारे ऑप्शन है ना एलिमिनेट होते ही दिखेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अस्फीत गुब्बारों द्वारा उत्पन्न प्रणोद की व्याख्या करता है। ये किसकी व्याख्या करता है, आपको पता है ना, मैंने बोला था ना कि गति के नियम में अपने को जैसे 3 समीकरण है ना, वैसे 3 भी नियम भी है, और तीनों नियम क्या बताते हैं। एक अब ये बोल रहा है ना आपको कि जैसे रॉकेट इंजन है, जेट इंजन, ये किसके नियम की व्याख्या करते हैं। जैसे कोई भी रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो उसके जो फ्यूल है ना वो नीचे आता है और रिएक्शन क्या होता है उसका ऊपर उड़ता है। ठीक है, ये किस नियम की व्याख्या कर रहा है, गति के तीसरे नियम की। और गति के तीसरा नियम क्या है, पहले अपना ऑप्शन क्या है, गति के नियम की, और गति के तीसरे नियम के बाद राइट आंसर क्वेश्चन हो जाएगा अपना पहला। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ध्यान रखना कि जहाँ एक्शन रिएक्शन की बात हो रही है ना, गति के नियम की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अपन ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे दोस्तों, क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन है ना थोड़ा सा ज़्यादा है, और आपने भी ध्यान रखना प्रीवियस के क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस रख के चलते जाएंगे। आगे चलते हैं कि आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। अभी आपको मैंने बताया था कि अपन ये 2 वर्ड है, इन चीज़ों को ना थोड़ा सा आप क्लियर रखें कि एक तो आवेग है और एक होता है संवेग। ये 2 वर्ड है ना। संवेग तो सीधा सीधा पता है कि P बराबर mv, भाई द्रव्यमान को वेलोसिटी से गुणा कर दिया तो अपना संवेग आ जाता है। लेकिन आवेग क्या होता है, थोड़ी सी लैंग्वेज में बताता हूँ कि पहली बात देखिए, आप जैसे क्रिकेट देखते हो, आप क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जैसे बॉल आती है सामने से और बैट पे लगी उसकी डायरेक्शन चेंज होता है। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि 1 सेकंड के लिए जो बैट द्वारा जो काम किया जाता है ना, उसी को ही आवेग बोला जाता है। मतलब थोड़ा क्षणिक टाइम के लिए जो काम किया जाता है उसी को ही आवेग बोला जाता है। तो आप बोलिए कि पिंड द्वारा बहुत लंबे समय तक, नो, मैंने बोला ना क्षणिक टाइम की बात होती है। पिंड द्वारा थोड़े समय के लिए किया गया कार्य, किसी पिंड द्वारा थोड़े समय के लिए किया गया कार्य करने वाला बल, और किसी पिंड द्वारा थोड़े समय के लिए कार्य करने। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि पिंड द्वारा थोड़ा क्षणिक काम किया जाता है ना, उसी को ही बोला जाता है। समझ आया दोस्तों। हाँ नमस्कार। तो आपको बोला ना मैंने कि किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए
करने वाला बल। तो अब इतना ध्यान रखना, एक तो भाई दोनों में डिफरेंस ही बोला ना मैंने आपको, करने वाला बल। तो इन दोनों में से आप ध्यान रखना क्या क्या कार्य करने। अब थोड़ा सा कोई भी मान लीजिएगा कि कोई गेंद, अभी मैंने आपको बताया कि क्रिकेट खेलते हैं अपन, खेलते टाइम बॉल आती है, बैट पे थोड़ा सा टच लग के और जो क्षणिक समय में अपन जो फोर्स लगाते हैं और उसके डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं ना, उसी को आप मोमेंट बोला, आवेग बोला जाता है। तो आवेग के ना थोड़े समय के लिए क्या करने के लिए क्या कार्य करने वाला बल, जो बल लगता है ना थोड़ा सा, उसी को आवेग बोला जाता है। इतना सा ध्यान रखना, कार्य नहीं होता, जिसको जो बल लगता है ना उसको आवेग बोला जाता है। अब समझ आया आपको? संवेग क्या होता है? जो अपना मास वेलोसिटी दोनों का मल्टीपल होता है, वो अलग है, लेकिन उसका जो क्षणिक काम करता है ना उसी को ही आवेग बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्पीड क्या है? अभी आपको बोला ना मैंने, चाल बराबर दूरी बटा समय। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, बिल्कुल यही बात है, इकाई समय में तय की गई दूरी। प्रति इकाई समय में वस्तु का वेग, नो, फोर्स, त्वरण, इनकी तो बात ही नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो अपन क्वेश्चन नंबर अपना है 19। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कौन सा है? रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। ऐसा होता है? बिल्कुल नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। ठीक है दोस्तों, द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को घर्षण या ड्रैग कहा जाता है। तरल बात है, अपन इसमें फ्लूइड की बात करते हैं, तरल की बात करते हैं ना, तो उसी को यही बोला जाता है। तो इसमें ना दोस्तों हमेशा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो अपन ना तो फर्स्ट को बोल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर मान लीजिएगा कि आप थोड़ा सा सेकंड वाले पे कंफ्यूज भी हो जाए ना कि यार ऐसा पढ़ा नहीं है, पता नहीं हो, तो आपको पहला तो पता है ना, पहला बिल्कुल गलत है। तो ऐसा है क्या कहीं भाई फर्स्ट ही? तो इसमें से ना तो फर्स्ट सही और ना ही सेकंड सही, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही नहीं है, फर्स्ट को तो सही आप बोल ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ऐसे टाइम में थोड़ा सा ना दोस्तों क्रिटिकल माइंड लगा लिया करो। न्यूटन का कौन सा नियम बल की मात्रात्मक परिभाषा देता है? तो आपको पता होना चाहिए मात्रात्मक परिभाषा का मतलब क्या हुआ, उसकी बात करता है ना, एफ इसकी बात कर रहे हैं, एफ बराबर एम ए, और इसका मतलब क्या होता है? ये गति का कौन सा नियम है? ये सेकंड वाला। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट वाला डेफिनेशन बताता है, सेकंड वाला मात्रात्मक बारे में बात करता है या फिर अपने को सूत्र के बारे में जानकारी देता है, थर्ड वाला उसके नेचर के बारे में जानकारी देता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, बल की परिभाषा, बल की सीमा 10 से 16 मीटर से के क्रम की है। तो किस में जो फोर्स है इनके बीच बीच में काम करता है? तो आपको भी पता है ना कि अपन जैसे ये सर्कल में रहते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके नाभिक होती है 10⁻⁵ mm वाली, तो उसके बाद में होता है ना भाई, यहाँ तक नाभिक काम करता है, उसके बाद में क्या होता है, थोड़ा वीक होने लग जाता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? दुर्बल नाभिक है, बल को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। त्वरण के परिवर्तन की दर के बराबर होते हैं। त्वरण किसको बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं वेग में परिवर्तन, dv/dt। अभी आपने पढ़ा ना इसी में, तो वेग में परिवर्तन की दर को बोला जाता है। अभी विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे, और ऐसे ही वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बलों का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का क्या होता है? अंतर के बराबर होता है। अपोजिट होता है ना, उसमें अंतर काम करता है, और सेम डायरेक्शन में काम करते हैं तो दोनों का ऐड होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन संरक्षी बलों की विशेषता है? ये ध्यान रखना, उसमें ऊर्जा के रूप में अपव्यय का होता है, नो, परिवर्तन के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, नहीं, इसका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, ये गलत बात है, पथ पर निर्भर करता है। इसको द्वारा किया गया कार्य पुनर्प्राप्त योग्य होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये दोबारा इनको प्राप्त करने लायक होता है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में एक बार थोड़ा सा आपको डिटेल में आगे बताएंगे। इसका अगला वाला क्वेश्चन देखिए, 25 है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग, अब ये मत बोल देना कि सर होता ही नहीं है, वो निर्वात में नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ध्वनि
343 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जो ध्वनि का वेग है ना निर्वात में 0 होता है, ये हमेशा मीडियम पे डिपेंड करती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के अपने 5 को क्वेश्चन है, इतना कलेक्शन है। और इनका कलेक्शन है ना हमेशा सारे क्वेश्चन ना अपने दोस्तों प्रीवियस के सारे सवाल है। ठीक है दोस्तों, वैसे ऐसे खुद के नहीं है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और आपको भी बताया कि दिवाली का सीज़न चल रहा है, तो आप तरीके से थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, घटनाओं को अंजाम दें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।